दोस्तों, लगभग सन 1500 ईस्वी के आसपास अगर आप यूरोप के जो टेक्स्ट्स हैं उसमें पता करने की कोशिश करेंगे तो भारत के लिए और जो भारत हमारा जो रीजन है इसको इंडीज़ कहा जाता था। वहाँ पर इंडीज़ का मतलब था वो इलाका धरती का जहाँ बड़े अमीर लोग रहते हैं, जहाँ पर बहुत ही रिच बिजनेस करने वाले लोग रहते हैं, जो सिल्क का, मसालों का बिजनेस करते हैं। तो ये जो भारत का इलाका है इसे इंडीज़ नाम से जाना जाता था और बाद में इसे इंडिया का नाम मिला, जिसकी शुरुआत वहाँ से थी और दूसरा रेफरेंस लिया जाता है इंडस रिवर से। तो दोस्तों, वो टाइम है जब भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। तो हमें सोचने की ज़रूरत यह है कि भारत अगर सोने की चिड़िया था तो भारत का बिजनेस मॉडल ऐसा क्या था, भारत कैसा बिजनेस करता था जिसकी वजह से भारत इतना अमीर था और सोने की चिड़िया हो गया था। क्यों ना हम उस बिजनेस मॉडल को अब अपनाएं और उस बिजनेस मॉडल को इम्प्लाई करके, अप्लाई करके हम फिर से सोने की चिड़िया बन जाएं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। दोस्तों, जब भारत सोने की चिड़िया था तो जो भारत का बिजनेस मॉडल था वह वैदिक व्यवस्था से संचालित था, वहां से प्रेरित था। ज्यादा बेटर वर्ड होगा ये कहना कि वो वैदिक व्यवस्था से प्रेरित था। तो उसमें क्या होता था कि अगर आप वेद वेद का बेसिक पढ़ेंगे, वैदिक काल को बेसिक स्तर पे पढ़ेंगे, तो वो कहते थे कि हर गांव को एम्पावर्ड होना चाहिए कि वो सेल्फ रिलायंट बने, वह स्वावलंबी बने। हर गांव यानी वो अपनी हर ज़रूरत को भी पूरा करे और अपनी पैसे की ज़रूरत को भी पूरा करे, तो वो पैसे भी कमाए। तो गांव की जिम्मेदारी थी प्रोडक्शन भी करना और पैसे भी कमाना। और जो पूरा प्रदेश है, जो पूरा लैंड है, जो पूरा देश है, उसकी जिम्मेदारी है कि वह गांव को जोड़ के रखे पूरे बिजनेस मॉडल के साथ। इसीलिए हर गांव की अपनी समिति होती थी। हर गांव की जो समिति होती थी वह इन टर्न राजा को सजेशन देती थी और राजा उनके सजेशन को सुनता था। तो जो राजा था वह हर गांव से जुड़ा हुआ था और हर गांव की जो समिति होती थी उसके अंदर एक महिला मेंबर एटलीस्ट होनी मैंडेटरी थी, ताकि महिलाएं भी अपना व्यू रखें और 50% जो आपकी जनसंख्या होती है वो महिलाओं की होती है, उनको वॉइस मिले और वो अर्थव्यवस्था का भी हिस्सा बने। तो दोस्तों, भारत जब सोने की चिड़िया बना तो भारत अपने मसालों के लिए, अपने सिल्क के लिए और अपने हैंडक्राफ्ट के लिए, जो हाथ से बनाए हुए डिज़ाइन थे, वो जो एक्सपर्टीज़ थी हमारी, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। हम एक्सेस सरप्लस उत्पादन करते थे। हर गांव के स्तर पे उत्पादन होता था। हर एरिया का जो अपना फ्लेवर था, लोग उसमें एक्सपर्टीज डेवलप करते थे और उस प्रोडक्ट को बनाते थे। कोई शॉल बना रहा है ठंडे इलाकों में, कोई स्वेटर बना रहा है, कोई साड़ियाँ बना रहा है, कोई दूसरे तरह की चीज़ें बना रहे हैं। जहाँ के मसाले फेमस हैं उन्हें बिल्कुल रिफाइन करके, शुद्ध करके, उसकी कैटेगरीज बना करके, अलग अलग सॉर्टिंग करके इकट्ठा किया जा रहा है। गांव के स्तर पे, गांव से छोटे छोटे गांव आपस में जुड़े थे और गांव के ही लोग आपस में जुड़कर, उनका एक एरिया होता था कि यहाँ से उन्हीं गांव के बीच में से कोई निकलेगा जो गांव का सामान इकट्ठा करेगा, वो ले जा करके और किसी दूसरे से मिलेगा, वो उसके पास कुछ गांव के सामान आ जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे चीज़ें एक लार्ज स्केल इकोनॉमी का हिस्सा बनती थी और सबको अपना फेयर शेयर मिलता था दोस्तों। तो हर गांव अमीर होता था, हर गांव में अपना रोजगार होता था। कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कंपनियां नहीं होती थी जिनकी मोनोपोली चले और जो मनमाने रेट पर पे चीज़ों को खरीदे। नहीं, हर गांव अपने रेट डिसाइड करता था, हर गांव अपने फेयर रेट पे चीज़ों को बेचता था। इससे क्लैरिटी रहती थी, मोटिवेशन रहता था और बड़ी कंपनियों की वजह से लोगों के अंदर ऐसी भावना नहीं होती थी कि अरे हम तो गरीब हैं, वो तो बहुत अमीर हैं, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। पूरा एक ही कल्चर था जहां हर गांव को अपने स्तर पे काम करना है और हर छोटे इलाके को अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करनी है और उस पर काम करना है। ये एक कल्चर था। तो दोस्तों, अब अगर हम वही पॉलिसी को अप्लाई करना चाहें तो क्यों नहीं कर सकते? तो जरा मैं उस पर कुछ चीज़ें आपको बताता हूं। अगर आप दोस्तों अब देखेंगे, यानी कि वो जो कल्चर था वहां पर कोई नौकरी नहीं मांगता था। वो जिस घर में पैदा होता था, जिस एरिया में पैदा होता था, वहां पर जो भी काम उसके फैमिली, उसकी जनरेशन, उसके अगल बगल होता था, वो उसी का हिस्सा बन जाता था। राइट? वो उसी में कंट्रीब्यूट करता था और सबको फेयर प्राइस मिलता था, तो सबके पास इनफ पैसे होते थे, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल एक चेन बनी हुई थी प्रोडक्शन करने की और हर चीज़ उससे जुड़ी हुई थी। दोस्तों, हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो आज भी सबसे बड़ा मुद्दा है नौकरी।
हम सरकार से नौकरी की उम्मीद करते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमें नौकरी दे और तब तक हम बैठे रहते हैं। अगर आप युवाओं का वीडियो देखेंगे, आप उनके इंटरव्यूज़ देखेंगे, तो आज भी आपको युवा कहते हैं कि मैं तो 10 साल से पढ़ के बैठा हूँ, मैं सरकार से नौकरी की उम्मीद कर रहा हूँ। लेकिन वो किसी छोटे बिज़नेस या छोटे व्यवसाय को शुरू नहीं करता, उसका हिस्सा नहीं बनता। इसलिए नहीं बनता क्योंकि छोटे बिज़नेसेस को उस तरीके का एनकरेजमेंट भी नहीं है, उस तरीके का सपोर्ट भी नहीं है, और वो करने के लिए जो ज़िद चाहिए, आज हर कोई अचानक से बड़ा बनना चाहता है, बहुत अमीर होना चाहता है। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए ऐसा बहुत कुछ बना दिया गया है सोसाइटी में। तो हम इस हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जब भारत आज़ाद हुआ तो पंडित नेहरू ने जो अपनी पॉलिसी बनाई, आपको पता है कि उस समय पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये दो लोग बहुत ही प्रमुख थे और बहुत ही सबसे टॉप लीडरशिप में थे। सरदार पटेल को पीएम के लिए चुना गया था, लेकिन गांधी जी के कहने पे नेहरू को बना दिया गया था प्राइम मिनिस्टर। तो सरदार पटेल जो सजेस्ट कर रहे थे, उनका मॉडल बिल्कुल ऐसा ही था। जब वो ये कह रहे थे कि भारत में छोटे छोटे बिजनेस खड़े करो, भारत के हर गांव के स्तर पे लोग अपना जो भी प्रोडक्शन करते हैं उसको करें, वही लोग उसको इकट्ठा करें, वही लोग उसको अगले चैनल पे ले जाएं, और इस तरीके से हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर गांवों से डेवलप करें कि वो चीज़ें सेंट्रली हम तक पहुंचे या एक लार्ज स्केल तक पहुंचे, और जिसके अंदर लोग फिर उसे एक्सपोर्ट करें या उसे बेचें, और इसमें एक फेयरनेस बनी रहे। लेकिन नेहरू जी की जो पॉलिसी थी उसमें उनके वक्त में एक वर्ड यूज़ होता है जंगल, माफ़ कीजिएगा, लाइसेंस राज, मैं जंगल राज बोल रहा था। लाइसेंस राज वर्ड उनके दौर में फेमस हुआ, जिसमें नेहरू ने एक पॉलिसी बनाई कि अगर किसी को अपनी कंपनी खोलनी है, अगर किसी को छोटी सी दूध की भी एक जिसे कहते हैं ना कि पॉस्चराइज करने की फैक्ट्री डालनी है, तो उसके लिए उसे लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे। और वो लाइसेंस एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 80+ लाइसेंस अलग अलग एजेंसियों से, हर एजेंसी अलग है, 80+ एजेंसीज बनाई, और 80 से ज्यादा एजेंसीज के पास जाना है, उनके फॉर्म भरने हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना है, वहां पैसा जमा करना है। वहां हर जगह घूसखोरी हो रही थी, क्योंकि ऐसी मंशा थी सरकार की कि लाइसेंस ना मिले। आप लाइसेंस लेते लेते ही मर जाते थे और लोग बिजनेस नहीं कर पाते थे। तब लोग बैठे रहते थे और लोग कोई जब बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाते थे तो कोई लोकल एंटरप्रेन्योर आगे नहीं आ पाया, और बहुत सारे बिजनेसमैन भारत के जो बिजनेस करना चाहते थे भारत से बाहर चले गए, और उसके बाद लोग नौकरी का वेट करने लगे। नेहरू की दूसरी पॉलिसी ये थी कि हमारी जिम्मेदारी है सरकार की, क्योंकि तब तक एक वर्ड आ चुका था इस दुनिया में, जब भारत सोने की चिड़िया था उस दौर में ये वर्ड नहीं था, जिसे कहते थे सोशलिज्म और जिसे कहते थे कम्युनिज्म। सोशलिज्म और कम्युनिज्म में ये बताया जाता था, जिसे मार्क्सवादी विचारधारा या लेनिन विचारधारा से जो प्रेरित थे, इनका ये था कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता को खिलाए, सरकार की जिम्मेदारी है कि अमीर लोगों से ले और गरीब लोगों को दे। तो दुनिया में जहां खराब प्रैक्टिसेस थी वहां अमीर लोग बन गए थे गरीबों का दोहन करके। जहां भारत जैसी व्यवस्था नहीं थी, ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज नहीं थी, तो उनसे लेकर गरीबों को दो। अब नेहरू जी ने उस पॉलिसी को अडॉप्ट किया, सोशलिस्ट। तो उनका मानना था कि इंडियन गवर्नमेंट को फैक्ट्रीज डालनी चाहिए और उस फैक्ट्रीज में लोगों को नौकरी देनी चाहिए। तो इंडियन गवर्नमेंट बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने लगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज डालने लगी, जिसमें स्टील के बड़े बड़े प्लांट लगे, बहुत ज़्यादा पैसे सरकार के उसी में इन्वेस्ट हो गए, लोग नौकरी करने लगे। और मार्क्सवादी विचारधारा और सोशलिस्ट और कम्युनिज्म में जो सबसे बड़ा फेमस है वो है स्ट्राइक। वो लोग स्ट्राइक बहुत करते थे, हड़ताल बहुत करते थे। अगर आप उस दौर में सन 70, 80, 60 ये सब के दौर की फिल्में देखेंगे तो आपको उसमें बहुत बड़े तौर पे दिखाया जाएगा स्ट्राइक, और स्ट्राइक करने वाला हीरो होता था। अनिल कपूर के दौर तक आपको ये देखने के लिए मिलेगा, और आपको इसकी शुरुआत और भी पहले से मिलेगी, और भी पुराने ज़माने से मिलेगी। जब हीरो होता है वो स्ट्राइक करवाता है, यानी कंपनी काम करना बंद कर देती है और दिखाते हैं कि जो बिजनेसमैन है वो लूट रहा है। तो ये उस कल्चर को हीरो बनाया गया, सोशलिज्म को, कि हम सरकार की जिम्मेदारी है नौकरी मुहैया कराना और बड़े बिजनेसमैन जो हैं उनसे लेकर के गरीब को देना। तो ये पॉलिसी सरकार की थी, और उन्होंने जो नेहरू ने ये लाइसेंस राज लाया, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है दोस्तों, इसको तो कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता है। नेहरू के फैन भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर आप सर्च करो कि इससे देश को कोई फायदा हुआ, तो एक भी फायदा नहीं हुआ। इससे फायदा हुआ जो भारत के बड़ी प्राइवेट कंपनियां थी, जैसे बिड़ला, वाडिया,
इस तरह के जो बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में थी, उनको फायदा हुआ कि वो मनमाने रेट पे जा करके कच्चा माल किसानों से या लोकल एरियाज में जाके खरीदते थे, क्योंकि कोई बिजनेस लोकली था ही नहीं, तो किसान अपना माल किसको बेचेगा। एक बड़ी कंपनी आ रही है, वो जो पैसा दे दे लोगों को लेना पड़ता था। और ये कंपनियां बिचौलियों के माध्यम से खरीदती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो कंपनियां दूर बैठी होती थी, तो उनके हर लोकली बिचौलिए होते थे जो बीच में कमीशन खोरी करते थे और पैसे कमाते थे, और किसान को उसका मूल्य नहीं मिलता था और किसान और गरीब होता चला गया दोस्तों। और सरदार पटेल का मॉडल था कि हमें ऐसा करना चाहिए कि लोग खुद अपने बिजनेस खड़े करें, और उन्होंने ये करके भी दिखाया था। वो गुजरात से थे, और वहाँ पर एक, मैंने अपने दूसरे वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि वहाँ पर एक पॉलिश कंपनी थी, पोलैंड की कंपनी, जो मुंबई के लिए दूध की सप्लाई करती थी, और दूध की सप्लाई करने के लिए वो गुजरात से दूध लेकर के आती थी, जहाँ 25 पैसे प्रति लीटर में दूध लोगों को बेचना पड़ता था, गांव के लोगों को, जिससे उनका नुकसान होता था, बीच में बिचौलिए पैसे खा लेते थे। तो बाद में सरदार पटेल ने वहाँ पर अपने एफर्ट से, अपने इनिशिएटिव से अमूल कंपनी की स्थापना करवाई, जिसे आज हम अमूल कहते हैं, और वो अमूल कंपनी लोकल लोगों से खरीदने लगी। तो किसान खुद ही अपना दूध ले जा करके इकट्ठा करके उसको बेचने लगा, लोकल स्तर पे ही दूध के रेट डिसाइड होने लगे और अच्छी रेट लोगों को मिलने लगी, और धीरे धीरे वो पॉलिश कंपनी अपने आप बंद हो गई, क्योंकि लोगों ने दूध ही देना बंद कर दिया उसको। और अमूल कंपनी आज तक चल रही है, आप देख रहे हैं। तो ये उनका मॉडल था, जिससे किसानों को इमीडिएटली फायदा हुआ, और किसानों की आर्थिक स्थिति जो बुरी हो रही थी वो ठीक होने लगी एक कंपनी से। और अगर वो देश के प्राइम मिनिस्टर होते तो जाहिर सी बात है वो पूरे देश में इस तरह का मॉडल चाहते थे, लेकिन नेहरू चाहते ही नहीं थे कि भारत में कोई बिजनेस खुद खड़ा हो, और वो कहते थे कि सरकार की जिम्मेदारी है नौकरी देना। और धीरे 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 जनरेशंस दर जनरेशंस भारत के जो लोग थे उनकी ये मेंटालिटी हो गई कि हमें सरकार नौकरी देगी, और वो सरकार नौकरी देगी के माइंडसेट से हमें आज तक निकलने नहीं दिया जा रहा है। अगर आप गौर करें तो आज भी विपक्ष बार बार हर मुद्दे को घुमा के इस बात पे ले जाती है कि नौकरी और बेरोजगारी, नौकरी और बेरोजगारी, जबकि हमें ध्यान देना चाहिए अपनी स्किल्स बढ़ाने पे, हमें ध्यान देना चाहिए लोकली छोटे छोटे बिजनेस खड़े करने पे, कि हम कैसे छोटे छोटे बिजनेस खड़े करें, हम कैसे उसको सपोर्ट करें, हम जो भी हमारे आसपास होता है हम उस काम से जुड़ें और उस काम में एक्सपर्टीज डेवलप करें, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बनाएं, और हमारे आसपास के लोग में भी वो जागरूकता होनी चाहिए कि वो उसे कंज्यूम करें। और दोस्तों, जब लोकली कोई काम होता है तो उसमें बेईमानी नहीं होती थी पहले। दुनिया में ये जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये जो तमाम चीज़ें जो आज उठ के आती हैं, सारी बेईमानी की शुरुआत बड़ी बड़ी कंपनियों ने ही किया है। ये छोटी कंपनियों ने नहीं किया है। बड़ी बड़ी कंपनियां ही चीज़ों में मिलावट करना, उसके अंदर केमिकल्स डालना। अब आप सोचिए, एक बड़ी कंपनी है जिसे पूरे इंडिया में अपना माल बेचना है, तो वो हर सामान में प्रिजर्वेटिव्स मिलाती है खाने के प्रोडक्ट्स में, ताकि वो 6 महीने 1 साल तक खराब ना हो। आप इमेजिन करिए, एक चिप्स आप बनाते हैं जो 6 महीने तक खराब नहीं होता, उसमें केमिकल डाला गया है, इससे लोगों की हेल्थ खराब हो रही है, लोगों की जानें जा रही हैं। लेकिन जब लोकली चीज़ें बनती हैं और लोकली बिकती हैं तो वो टाइमली कंज्यूम भी हो जाती हैं, फिर से उनकी प्रोडक्शन होता है, फिर से वो पहुंच जाती हैं, उसके अंदर केमिकल्स नहीं मिले होते। आज आप ठेले पर से अगर चिप्स खरीद रहे हैं दोस्तों, तो वो ठेले वाला रेगुलर बनाता है और रेगुलर बेचता है। हमने इस कल्चर को प्रमोट नहीं किया, इसलिए ये हो सकता है कि क्वालिटी की बात सामने आती है कि वहाँ क्वालिटी नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि हमने सपोर्ट एज ए गवर्नमेंट कभी इस कल्चर को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि जबकि इसे डिस्करेज किया, इसे नीचे गिराया। अगर जो भारत की पुरानी परंपरा थी, अगर हम उसी को मजबूत करते, अगर हम लोगों को सपोर्ट करते, लोगों को फेयर प्राइस मिलता, फेयर पैसा मिलता, और बड़ी कंपनियों से लोग ये चीटिंग करना ना सीखते, तो हम फार बेटर कंडीशन में होते। और दोस्तों, मानो या ना मानो, हमें जब भी, मैं आपको एक चीज़ मैंने ये भी पहले बताया था कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी, नेहरू मॉडल से पर ईयर 3 to 3.5 की हमारी जीडीपी चलती थी। 1991 में जब नरसिम्हा राव ने नेहरू की पॉलिसी को चेंज किया, जो लगभग वही पॉलिसी कंटिन्यू रही, इंदिरा गांधी के भी दौर में कंटिन्यू रही। जब नरसिम्हा राव ने, सिर्फ 2 हफ्ते के फॉरेक्स रिजर्व रह गए थे हमारे पास, विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 2 हफ्ते का रह गया था, तब उन्होंने लिबरल पॉलिसी लाई, बिल्कुल वही पॉलिसी, जिस तरीके की पॉलिसी सरदार पटेल सजेस्ट कर रहे थे, और जिसमें उन्होंने लोकल बिजनेस को खड़ा होने दिया, लोकल निवेशकों को खड़ा होने दिया, और वो लाइसेंस राज बंद किया। हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 6 से 7% हो गई।
दोस्तों। और अगर हमने इसको और लिबरल किया होता और अगर हम उस पुराने मॉडल पे जाते हैं जहां गांव-गांव में हम बिजनेस को खड़ा करते, लोगों को जोड़ते, सैनिटी लाते, वहां पर क्लैरिटी लाते, सपोर्ट करते, तो आज बात ही कुछ और होती। और दोस्तों एक बात जान लीजिए, भारत की जनसंख्या जितनी बड़ी है, जब तक आप वैदिक मॉडल पे नहीं जाओगे जहां पे हर गांव को सेल्फ रिलायंट होना था, यानी कि हर लोकेलिटी को सेल्फ रिलायंट होना है, यानी कि आप जहां जहां बेरोजगार लोग हैं, आप अपने आसपास क्या पैदा कर सकते हैं, किस चीज को आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, किस चीज को आप साफ सफाई कर सकते हैं, किस चीज को आप मान लीजिए कि वहां पर कोई भी एक प्रोडक्ट होता है तो उसको हाइजीन करना, उसके बाद उससे कुछ बनाना, उसको बेचना, उसकी छोटी छोटी कंपनी बनाना, बहुत सारे लोग जुड़ करके अगर बिजनेस नहीं करेंगे और वहां के लोकल लोग उसे खरीदना नहीं शुरू करेंगे, सिर्फ ये नहीं है कि बना के बेचना है, हमें ये चेंज अपने दिमाग में लाना पड़ेगा कि हम अपनी लोकल कंपनी से खरीदना शुरू करेंगे, लोकल कंजम्पशन लोकल कंपनी से करेंगे। अगर चिप्स खाना है तो हमारी लोकली जो बनी है हम उस कंपनी से खाएंगे जो वहीं से पैदा करती है। अगर हम चाय पीते हैं तो आप ये सवाल पूछिए कि जो कुल्हड़ है जिसके अंदर वो चाय पी जाती है, वो कुल्हड़ चाइना से इंपोर्टेड है या हमारे देश के लोग कर रहे हैं। हमें ऐसे कामों में जुड़ना है, हमें अपने आप को एसोसिएट नहीं करना है कि मैंने एमबीए कर लिया है, मैंने पढ़ लिया है तो अब मुझे किसी बड़ी कंपनी में नौकरी ही करनी है। आपको अपना खुद का बिजनेस करना है। आप चाय वाला देखिए, चाय वाली ब्रांड को देखिए जिसमें 2 लड़के एमबीए करके निकलते हैं, 100 करोड़ का बिजनेस खड़ा करते हैं चाय से। स्टार्टिंग में एक छोटी सी दुकान खोलते हैं दोस्तों, वो ऐसे बहुत से हमारे पास हैं। आप देखिए 2 लड़के हैं जिन्होंने डोसा बेचना शुरू किया है, वो उन्होंने भी एमबीए किया था। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं स्टार्टअप्स के। दोस्तों हमें ये करना ही पड़ेगा। हमें लोगों को छोटी नज़र से देखना बंद करना पड़ेगा, खुद को छोटी नज़र से देखना बंद करेगा। जब तक हम ये मॉडल अख्तियार नहीं करेंगे, भारत जब सोने की चिड़िया था तो हर गांव सेल्फ रिलायंट था, हर लोकेलिटी को सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। ज़रूरत की चीज़ें अपने आसपास ही पैदा करनी है, अपने आसपास ही खानी है, जो मिलता है उसी को अपने पास से खरीदना है और लोगों को ईमानदारी से इसमें जुड़ना है। अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बेचनी है, रीजनेबल रेट पे बेचनी है। अगर 5% महंगी पड़ रही है तो भी लोकल लोगों को खरीद के सपोर्ट करना है, तभी नौकरी क्रिएट होगी और हम लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी। जब लोगों को नौकरी मिलेगी, लोग और ज़्यादा खरीदेंगे, तो अचानक से आप देखोगे कि देश की अर्थव्यवस्था बढ़नी शुरू हो जाएगी, सरप्लस प्रोडक्शन होगा। आज अगर हमारे देश में 10,000 कंपनियां हैं तो तब 10 लाख कंपनियां हो जाएंगी, लेकिन छोटी छोटी होंगी। हर जगह से सरप्लस प्रोडक्शन होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। भारत सोने की चिड़िया एक्सपोर्ट की वजह से था। हम बेचते ज़्यादा थे विदेशों को, इंपोर्ट कम करते थे। आज हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आज जो यूथ नौकरी मांग रहा है वो ये देखना शुरू करे कि हम लोकली क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो वहाँ के लोकल रहने वाले लोग हैं उनमें ये अवेयरनेस पैदा करना हमें बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, कि लोकली बनी हुई चीज़ें आपको खानी है। और जितने लोग लोकल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं उन्हें भी ध्यान देना है कि आप क्वालिटी पे 100% ध्यान देंगे, कि जो क्वालिटी के नाम पे गलतियां होती हैं, तेल को बार बार यूज़ करना जिससे वो बीमारी का कारण बने, आपको भी वो विश्वास जीतना पड़ेगा। और ये सब करने के लिए सरकार के स्तर पे, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के स्तर पे, बहुत सारी एनजीओज के स्तर पे एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट को कराने चाहिए, लोगों को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और हमें फिर से लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए कि लोकली अपने काम आप खुद करिए, आप सेल्फ रिलायंट लोकेलिटीज़ बनिए, स्वावलंबी समाज बनिए, कि जो अपनी हर ज़रूरत को अपने आसपास पैदा करेगा, उसका उत्पादन करेगा, उसको कंज्यूम करेगा, उसको खाएगा पिएगा, उसकी पेमेंट करेगा, ताकि लोकली कोई भी बेरोजगार ना रहे और हम अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बेचें और फिर हम कुछ सरप्लस अतिरिक्त प्रोडक्शन करें जिसको हम एक्सपोर्ट करें। इस मानसिकता से भारत फिर सोने की चिड़िया बन सकता है दोस्तों। जब तक हम इस पे नहीं आएंगे तब तक 100% समस्या का समाधान कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी नौकरी की। हमें ऐसा बनाया गया जानबूझ के कि हम नौकरी मांगें। दोस्तों ये समझिए, नैरेटिव्स हैं। दुनिया को पता है कि भारत फिर सोने की चिड़िया बन जाएगा, इसीलिए हमें कंट्रोल किया गया। एक बार पता करिए, एक क्लू देके जा रहा हूं। मोहम्मद अली जिन्ना के कितने बच्चे थे? बेटा तो था नहीं, 2 बीवियां थी, सिर्फ बेटी थी। वो बेटी का परिवार कौन है, वो लोग कहां रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि लाइसेंस राज क्यों बना था। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ जिन्ना की फैमिली के लिए बना था,
लेकिन लाइसेंस राज का कोई फायदा नेहरू का सबसे बड़ा सपोर्टर भी नहीं गिना सकता, सिर्फ नुकसान है देश का। उसका फायदा सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों को मिला कि वो मनमाने रेट में सस्ते सामान खरीदें, जितने में किसान की लागत भी पूरी नहीं होती, उसमें खरीदा, किसान को बेचना मजबूरी था, सड़ जाएगा, घाटे में है, मुझे 40 पैसे में कोई चीज पड़ी है लेकिन मैं 25 पैसे में बेच रहा हूं क्योंकि वो भी सड़ जाएगा। और इस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस एक्ट का फायदा उठा करके लूटा, क्योंकि छोटी कंपनियों को खड़ा नहीं होने दिया गया। तो दोस्तों, हमें बदलना तो पड़ेगा, और ये बदलने की शुरुआत बड़े लार्ज स्केल पे करनी पड़ेगी। जितने भी सोशल मीडिया पे आज इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर आपको देश की पड़ी है तो आप इन चीज़ों पे बात करिए। इस पर सोशल मीडिया पे बात ही नहीं हो रही है। बेरोजगारी ऐसे ही खत्म होगी, भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे ही बड़ी होगी। सरकारों की मजबूरी भी है दोस्तों। आज बहुत दुनिया की सारी, मैं खाली भारत की बात नहीं करता, दुनिया की सारी सरकारें अमेरिका और चाइना के प्रेशर में चल रही हैं, क्योंकि अगर आप नहीं उनकी बात सुनोगे, उनके अगेंस्ट बोलोगे, उनकी कंपनियों के अगेंस्ट बोलोगे, तो वो आपको फंडिंग बंद करवा देंगे। ये जो आपको फंडिंग मिलती है, हमें लगता है वर्ल्ड बैंक दे रहा है, जो अमेरिका बोलता है वही वो करता है, ठीक है। तो आप जैसे ही वर्ल्ड बैंक से फंडिंग लेते हो, पीछे से सेटिंग होती है कि अमेरिका की कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट देना है, वो पैसा बाहर भी चला जाता है दोस्तों। नहीं दोगे तो नहीं होगा, ये शुरू से चल रहा है। एक बार पढ़िए कि जब राजीव गांधी ने कंप्यूटर्स भारत में पहली बार लाए थे, एक और टिप दे रहा हूं, तो जरा पता करिए कि वो कौन से कंप्यूटर्स थे, कहां की कंपनी थी, कैसे कंप्यूटर्स भेजे थे, और क्या मैंडेटरी कॉन्ट्रैक्ट किया था उन कंप्यूटर्स की रिपेयरिंग के लिए। हिल जाएंगे दोस्तों। अमेरिका ने अपने वो कंप्यूटर्स जो पुराने हो गए थे, जो वो बदल रहे थे, जो उनके यूज के लिए नहीं थे, वो भारत को दिए, और भारत के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया, भारत की गवर्नमेंट के साथ, कि जब आपके कंप्यूटर का कोई भी पार्ट बिगड़ेगा तो हम ही बनाएंगे, अमेरिका ही बनाएंगे, और एक एक पार्ट की रिपेयरिंग। जाहिर सी बात है, वो कंप्यूटर खराब हो चुके थे और भारत को एक्सपोर्ट किए, वो नए नहीं दिए। और जब वो कंप्यूटर के पार्ट बार बार बिगड़ते थे, उसकी बनवाई के लिए वो जो पैसे लेते थे, इनसेन, पागलपन जैसे पैसे हमसे लिए हैं, लूटा है हमें। इस तरीके से हमें टेक्नोलॉजी दी है एहसान कर करके, थोड़ा पढ़िए। तो इस तरीके से हमें गुलाम बनाएगा, और सारी दुनिया अमेरिका की गुलाम बन चुकी है दोस्तों। इसका एक ही तरीका है कि जब जनता खुद जागृत हो, जब जनता ही जागृत हो जाएगी तो अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। जब जनता रिजेक्ट करेगी तो अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। तो हमें यह समझने की जरूरत है दोस्तों। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको इसका उदाहरण दिया था कि जब 1918 में ब्रिटिश गवर्नमेंट लगान मांग रही थी, तो जो गुजरात के, जिसे खेड़ा सत्याग्रह कहा जाता है, जिसको सरदार पटेल ने लीड किया था, तो जब वो कह रहे, वहाँ पर जो है सूखा था, वहाँ पर ड्रॉट था, वहाँ पर कुछ भी अनाज पैदा नहीं हुआ था, तो वहाँ पर वो लगान मांग रहे थे, तो लोग कह रहे थे हम लगान कहाँ से दें, हमारा कुछ खेती में पैदावार ही नहीं हुई है। तो ब्रिटिश कह रहे थे हमें तो लगान चाहिए। तो सरदार पटेल ने एक अवेयरनेस पैदा की कि सब लोग मिलकर कहो हम लगान नहीं देंगे। तो ब्रिटिश ने कहा ठीक है, तो हम जो लगान नहीं देगा उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम करेंगे। जब वो नीलाम करने जाते थे तो सरदार पटेल ने ऐसी अवेयरनेस पैदा की थी कि नीलामी में कोई बोली ही नहीं लगाता था। अब ब्रिटिश क्या करेंगे, जब नीलामी ही नहीं हो रही है, तो नीलामी से वो अपना पैसा कमाना चाहते थे, नीलामी ही नहीं हुई, ब्रिटिश पैसा नहीं कमा पाए। अंत में ब्रिटिश ने अपना जो जिसे कहते हैं ना कि वो लगान जो था वो माफ कर दिया। 25% लगान मांग रहे थे, जो 23% उन्होंने माफ कर दिया। दोस्तों, ये ताकत होती है जनता की, कि जब जनता जागरूक होती है। दोस्तों, हम आज तक सही बात करते ही नहीं, सोशल मीडिया पे सही बात मिलती ही नहीं। हम गांधी जी से यह सीखते ही नहीं कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, असहयोग आंदोलन का मतलब क्या होता है। हमने ये कभी सीखा ही नहीं। दोस्तों, जब जनता असहयोग कर देगी अमेरिका के साथ में, तो भारत की सरकार पे कितना भी दबाव बनाओ, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे किसी की भी सरकार हो जाएगी, अमेरिका के अंडर में ही काम करना है, चाहे वो बीजेपी की सरकार होगी। थोड़ा कम कोई करेगा, थोड़ा ज्यादा करेगा। मोदी ने आपको हिंट दिया है दोस्तों, हिंट दिया है। जब वो कह रहे थे कि गणेश भगवान की जो दिवाली में आप मूर्ति लाते हो, तो उनकी आंखें भी छोटी छोटी हो गई हैं। आप समझने की कोशिश करिए। वो चाइना से सामान लाना आप नहीं रोक सकते, चाइना और अमेरिका से सामान खरीदना आप नहीं रोक सकते। आपका फंडिंग, आपका पूरा बिजनेस, आपके देश में जितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, आपकी इकोनॉमी, ये सब कनेक्टेड है। हम चिल्लाते रहते हैं चाइना से माल ही मंगाना बंद कर दो, नहीं कर सकते, लेकिन जनता जागरूक हो सकती है, जैसा मैंने आपको बताया।
तो दोस्तों हमें जागरूक होना पड़ेगा और मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से चाहता हूँ इस पर बात करना शुरू करें ताकि देश जागृत हो। थैंक यू फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।